हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में लोग जो रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो एक बार पर्सनली जैम टीवी की वीडियो, जिस वीडियो का नाम है डियाल्टलोव पास द अनसॉल्वेबल मिस्ट्री। तो देखते हैं ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जो कि अनसॉल्वेबल है और ये सॉल्व नहीं हो पाया, जिसने किल्ड 9 हैकर्स को मार दिया अननोन फोर्स ने। तो देखते हैं ऐसे वीडियो पे रिएक्शन दे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। चलते हैं वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक, इन्वेस्टिगेशन टीम को उनका टेंट तो मिला, लेकिन ये फटा हुआ था। ये कौन सी टेंट का है? कपड़ा अंदर से किसी ने फाड़ा था, ओह, क्योंकि उसके धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे। अच्छा जी। ऐसा मालूम हो रहा था कि अंदर मौजूद हाइकर्स डर के मारे टेंट फाड़ कर भागे हैं। ओह, कुछ फुटप्रिंट्स भी देखे गए। जूतों और नंगे पांव के निशानात बर्फ में छपे हुए थे। हाइकर्स का कैमरा और उसमें मौजूद कुछ अजीब फोटोग्राफ्स भी मिली, लेकिन पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफ्स और रजिस्टर में हुई हर दिन की एंट्री होने के बावजूद ये केस पिछले 65 सालों से सॉल्व नहीं हो सका। भाई ये सब कहानी बढ़िया है लगाते हैं। माउंटेन ऑफ द डेड की, और इस हादसे को डियाटलोव पास इंसिडेंट के नाम से याद डियाटलोव किया पास। जाता है। ओके, मैंने तो आज तक नहीं देखा है ना, सुना है इसके बारे में। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक आज बार फिर से खुश खुशामदीद। नाजरीन, 23 जनवरी 1959 की सुबह को हाइकिंग टीम के 10 लोगों ने ट्रेन पकड़ी और साइबेरिया के यूरल माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़े। अच्छा, इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जिनमें इगोर डियाटलोव उनका ग्रुप लीडर था। ओह, इन्होंने अपने साथ एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें पल पल की खबरें लिखी जा रही थीं। ओह ट्रेन भाई। के सफर के दौरान ग्रुप लीडर इगोर डियाटलोव ने रजिस्टर में एंट्री की, जिसकी ट्रांसलेशन है, मुझे हैरानी है कि इस सफर में कौन सी नई चीज हमारा इंतजार कर रही है। क्या कुछ नया होने वाला है? अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़े पर सफर किया और आखिरकार वो पैदल और अपनी स्कीज पर आगे बढ़ना शुरू हुए। ओह भाई। 28 जनवरी को यूरी यूडेन नामी एक हाइकर की तबीयत बिगड़ गई और उसने वापस जाने का फैसला किया, जबकि बाकी 9 हाइकर्स ने प्लान को आगे कंटिन्यू किया। ये उस लम्हे की फोटोज हैं जब यूरी अपने 9 साथियों से अलग हो रहा था, लेकिन क्या मालूम था उसको कि आज के दिन ये उनको आखिरी बार देख रहा है। 9 लोगों के ग्रुप ने अपना सफर बर्फीली वादियों में जारी रखा और डायरी के साथ साथ कैमरों का इस्तेमाल करके सभी लम्हों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। मिलने वाली फोटोज और रजिस्टर एंट्रीज में जो कुछ लिखा था वो अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। 1 फरवरी को वो एक पहाड़ के बॉटम पे पहुंचे, जिसको वहां के लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं। उन्होंने पूरा दिन उस पहाड़ पर चढ़ते हुए गुजारा और आखिरकार पहाड़ की चोटी से चंद मीटर्स पहले कैंप लगाने का फैसला किया। ये वो चंद आखिरी तस्वीरें हैं जो उनके कैमरे से मिली, और उसी वक्त जो रजिस्टर में आखिरी एंट्री हुई उसमें जो लिखा था उसकी ट्रांसलेशन है, इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेज हवाओं के साथ पहाड़ों पर इस तरह के सुकून का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। यहाँ तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ उनके रजिस्टर में लिखा हुआ मिला, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं। इस एक्सपीडिशन में इनको टोटल 16 दिन लगने थे। वो पीछे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को ये बताकर निकले थे कि वापस नीचे आकर टेलीग्राफ के जरिए अपनी खैरियत की इतला देंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 16 दिनों को गुजरे भी 15 रोज बीत चुके थे, तो महीना हो गया लेकिन ना मतलब। ही ग्रुप लीडर डियाटलोव या किसी भी ग्रुप मेंबर की कोई खबर आई। आखिरकार वॉलंटियर्स का एक ग्रुप तैयार किया गया जो 26 फरवरी को खोए हुए हाइकर्स का कैंप पहाड़ की स्लोप पर तलाश करने में कामयाब हो गए। ये कैंप देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यहाँ कुछ भयानक रूप से गलत जरूर हुआ है। टेंट बर्फ की पतली लेयर से ढका हुआ था और उसके अंदर हाइकर्स का साजो सामान बिल्कुल ठीक हालत में पड़ा था, लेकिन टेंट का कपड़ा अंदर से चाकू की मदद से फाड़ा गया था। ऐसा महसूस होता है कि शायद टेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है जिसने उनको टेंट फाड़कर भागने पे मजबूर किया। अगले दिन आसपास हाइकर्स की तलाश शुरू कर दी गई। फटे हुए टेंट की ओपनिंग के पास ही कुछ फुटप्रिंट्स बर्फ में छपी हुई थी जो पहाड़ से नीचे की ओर जा रही थी। इन फुटप्रिंट्स में कुछ जूतों के निशानात थे और कुछ नंगे पांव के। आपको यहाँ बताते चलें कि पुरसुकून अंदाज में चलने से फुटप्रिंट्स करीब करीब बनते हैं, और यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन टीम को लंबे लंबे कदमों के नहीं बल्कि नॉर्मल कदमों के निशानात देखने को मिले। कदमों के निशानात करीब 500 मीटर तक बर्फ में छपे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं गायब हो गए।
शायद बाद में पड़ने वाली बर्फ ने उनको छुपा दिया था। इन्वेस्टिगेशन टीम इन फुटप्रिंट्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर बाद वो एक देवदार के पेड़ तक पहुंच गए। यहाँ पर उनको एक बुझी हुई बॉन फायर के निशानात मिले और साथ ही यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी डोरोशेंको की जमी हुई डेड बॉडीज भी मिली। The bodies. 9 हाइकर्स की लाशें ढूंढने में अगले 2 महीने लग गए। पहले 2 हाइकर्स ने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे, ना कोई जैकेट्स थी, ना पैंट्स, ना ही ग्लव्स, टोपी, जूते और ना ही कोई ऐसी चीज जो कि इतनी ठंड में सर्दी से बचने के लिए पहनी जाती हैं। इनको सिर्फ हल्की शर्ट्स और अंडर पैंट्स पहनी हुई थी। वेदर आर्काइव में देखा गया तो मालूम पड़ा कि जब इनकी मौत हुई तो उस वक्त यहाँ का टेम्परेचर करीब -30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उनके कपड़े ऐसे थे जैसे गर्मियों के मौसम में पहने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों था? पास मौजूद देवदार के दरख्त पर भी कुछ अजीब निशानात मिले। इसकी शाखें 5 मीटर तक टूटी हुई थीं, जैसे इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में इस पर चढ़ने की कोशिश की हो। अगले 3 हाइकर्स की लाशें भी टेंट और देवदार के दरख्त के बीच से ही बर्फ में दबी हुई पाई गईं। ये लोग पिछले वाले 2 के मुकाबले में कुछ न कुछ गर्म कपड़ों में पाए गए, लेकिन इन्होंने भी जूते और ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। इन 3 हाइकर्स की डायरेक्शन टेंट की तरफ थी कि जैसे ये नीचे जंगल से ऊपर टेंट की तरफ जा रहे हों, लेकिन बीच में ही हिम्मत हार कर दम तोड़ गए। इनकी बॉडी पर कुछ जख्मों के निशानात पाए गए, लेकिन डॉक्टर्स ने इन 5 की मौत की वजह हाइपोथर्मिया बताई, यानी वो कंडीशन जिसमें ज्यादा वक्त ठंड में रहने की वजह से बॉडी की सारी गर्माइश निकल जाती है। आखिरी के 4 हाइकर्स की बॉडीज जंगल की एक चट्टान के नीचे से बरामद हुई। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन उसी देवदार के दरख्त से 75 मीटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। इनमें से 3 को गहरी चोटें लगी थी, 1 का सर फटा हुआ था और 2 की पसलियां टूटी हुई थी। मेडिकल एग्जामिनर का ख्याल है कि ऐसी चोटें किसी इंसानी या जानवरों के हमले की वजह से नहीं पहुंच सकती। उनका ख्याल है कि ये किसी ऊंची जगह से गिरे हैं। जानवर के हमले का नाम इस वजह से लिया गया क्योंकि इनमें से 2 जनों की आंखें निकली हुई थीं और लड़की की जबान गायब थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि क्राइम सीन से मिलने वाली 2 टी-शर्ट्स और 1 पैंट ऐसी थी जिस पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा हुआ था। पहले तो ये समझकर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि शायद इनको किसी ने मारा है, इनका मर्डर हुआ है। लेकिन 28 मई को ये क्रिमिनल केस बंद कर दिया गया क्योंकि देखने में ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये जाहिर हो कि इनका मर्डर हुआ है या फिर इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मारा है। तो आखिर इन 9 लोगों के साथ हुआ क्या था? टेंट का दरवाजा छोड़कर उसको फाड़कर बाहर निकलने का क्या मतलब है? ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि टेंट को चाकू से फाड़कर सबको बाहर निकलना पड़ा? ये इमरजेंसी जो भी थी टेंट से निकलते ही खत्म हो गई क्योंकि उनके कदमों के निशानात भागने वाले निशानात नहीं थे। यानी टेंट में जो खतरा था वो बाहर निकलते ही टल गया और वो रिलैक्स होकर चलने लगे। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 9 में से 6 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई, लेकिन इनकी कंडीशन देखकर यकीन लाना मुश्किल था कि ये ठंड की वजह से मरे हैं। अभी तक इस केस को इंटरनेशनल कवरेज मिल चुकी थी। Странное исчезновение в горах Северного Урала группы американских документалистов. हाइकर्स के फैमिली मेंबर्स और कई लोगों ने सोवियत यूनियन की हाइपोथर्मिया वाली कहानी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। उनका मानना था कि सोवियत सरकार हाइकर्स की मौत के ऊपर पर्दा डालकर असल वजह छुपा रही है। खास तौर पर जब 3 कपड़ों से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले तो सबका ख्याल गया न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ। ये सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर का दौर था और सिर्फ चंद साल पहले ही अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराकर दुनिया को अपनी ताकत की एक झलक दिखाई थी। उसके बाद सोवियत यूनियन ने भी कई न्यूक्लियर टेस्ट्स करना शुरू कर दिए थे। लोगों का ख्याल था कि सोवियत यूनियन ने इस पहाड़ पर चुपके से कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है जिसकी रेडिएशन की वजह से 9 हाइकर्स की जान गई है और अब ये हाइपोथर्मिया को वजह ठहराकर केस को रफा दफा करना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस को मुख्तलिफ एंगल्स से देख रही थी। एक मौके पर एवलांच को भी इस हादसे की वजह ठहराया गया। हो सकता है कि रात के पहर उनको एवलांच महसूस हुआ हो तो सारे टेंट छोड़कर भाग गए, लेकिन एवलांच वाली थ्योरी कुछ हजम ना हो सकी
क्योंकि अगर एवालांच आता तो टेंट जिस बर्फ की पतली लेयर से ढका हुआ था वो बहुत मोटी लेयर होती। दूसरा ये कि ग्रुप लीडर इगोर डयाटलोव एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर और स्कीयर थे। वो किसी ऐसी जगह टेंट लगाते ही नहीं जहां एवालांच का खतरा हो। इस हादसे के बाद 100 से ज्यादा एक्सपीडिशंस हुए, लेकिन किसी ने भी यहाँ ऐसी कंडीशन नोटिस नहीं की जिससे एवालांच बन सकता हो। हाँ, इस पहाड़ पर खतरनाक कंडीशंस जरूर एक्सपीरियंस की गई, वो भी अप्रैल और मई के महीनों में, क्योंकि तब बर्फ पिघल रही होती है। जबकि ये 9 हाइकर्स फरवरी में गए थे जब ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। लास्ट इमेज ये है एक हाइकर के कैमरा से खींची गई सबसे आखिरी फोटो, जो उसी रात को खींची गई थी जब ये हादसा हुआ था। ऐसा मालूम होता है कि ये किसी लाइट की फोटो है जो अंधेरे में कैमरा का लेंस सही से फोकस नहीं कर पाया। इस फोटो की वजह से नई थ्योरीज जन्म लेने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि ये आसमान में किसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की फोटो है, तो कुछ ने कहा कि ये टेंट के ऊपर लगी इमरजेंसी लाइट या फिर कैंडल लाइट की फोटो है। एक बात तो तय है कि ये जिस चीज की भी फोटो है, चाहे वो रॉकेट हो, यूएफओ या फिर कोई मीटियोराइट, वो चीज इनके पास आकर नहीं गिरी। अगर ऐसा होता तो बर्फ के अंदर से जब डेड बॉडीज मिल सकती हैं तो किसी चीज के क्रैश होने का मलबा क्यों नहीं मिला। इस आखिरी फोटो की असल हकीकत भी कभी मंजर आम पर ना आ सकी। तो फिर हमारा असली सवाल अभी तक वही है कि आखिर डयाटलोव पास के हादसे की असल हकीकत क्या है। क्यों उन्होंने टेंट को अंदर से फाड़ा था, कैसे कुछ हाइकर्स को खतरनाक चोटें लगीं और क्यों उन्होंने इतनी ठंड में भी इतने पतले कपड़े पहन रखे थे, जबकि ये सारे एक्सपीरियंस्ड हाइकर थे। सच्चाई जानने के लिए हम उस टेंट की तरफ रुख करते हैं जो असल में जंजीर की सबसे पहली कड़ी है। 1-2 रात पहले की फोटो में देखा जाए तो टेंट में से एग्जॉस्ट पाइप निकल रहा है। ये एग्जॉस्ट पाइप और अंदर रखा स्टोव यानी चूल्हा ग्रुप लीडर डयाटलोव ने खुद बनाया था। हादसे वाली रात उन्होंने ये स्टोव इस्तेमाल भी किया था क्योंकि टेंट के अंदर से पका हुआ खाना भी मिला है। हो सकता है कि जब एग्जॉस्ट पाइप को बंद किया गया हो तो उसमें कुछ जलते हुए कोयले रह जाने की वजह से आग हादसाती तौर पे दोबारा भड़क गई हो। जब टेंट मिला तो उसमें एग्जॉस्ट पाइप नहीं लगा था, यानी अगर आग लगी होगी तो उसका धुआं बाहर निकलने के बजाय अंदर ही जमा हो रहा था, जिससे अंदर मौजूद हाइकर्स का सांस घुटना शुरू हो गया। यही एक वजह समझ आ रही है कि उनसे धुआं कंट्रोल नहीं हुआ और वो फौरन टेंट को फाड़कर बाहर निकल आए। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एविडेंस भी मौजूद है, क्योंकि हाइकर्स के जिस्म और कपड़ों पर जलने के निशानात भी पाए जा चुके हैं और कुछ के मुंह से खून भी निकला हुआ था। आपको यहाँ बताते चलें कि खांसी के साथ खून के आने की एक वजह बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड धुएं को इनहेल करना है। बाहर निकलने के बाद ये आराम आराम से चलकर अपने लिए शेल्टर तलाश करने लगे। कुछ हाइकर्स बगैर गर्म कपड़ों के टेंट से निकले थे। शेल्टर की एक जगह इनको पहले से मालूम थी, इसीलिए वो नीचे पेड़ों के पास चले गए। वहाँ एक बॉन फायर स्टार्ट की जिसके बुझे हुए कोयले देवदार के दरख्त के साथ इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मिले थे। 4 हाइकर्स जिन्होंने ज्यादा कपड़े पहन रखे थे वो जंगल में लकड़ियां तलाश करने के लिए थोड़ा और डीप चले गए। वहाँ चट्टान पर एक छोटा एवलांच ट्रिगर हुआ और वो नीचे पत्थरों में जा गिरे। चट्टान से गिरने की वजह से इनको खतरनाक चोटें लगी, सर फट गया, पसलियां टूट गईं और चेस्ट में इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। 2 हाइकर्स जिन्होंने कम कपड़े पहन रखे थे वो देवदार के दरख्त के पास ही मौजूद थे। बचे हुए 3 हाइकर्स वापस टेंट की तरफ चढ़ते हुए एग्जॉस्ट होकर वहीं फ्रीज हो गए, जबकि बॉन फायर के साथ बैठे 2 हाइकर्स भी बुझी हुई आग की वजह से फ्रीज होकर दम तोड़ गए। रही बात रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की, तो आपको बताते चलें कि हर चीज थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिव होती है, लेकिन ये कपड़े जरूरत से ज्यादा रेडियो एक्टिव थे। ग्रुप का एक मेंबर अलेक्जेंडर कोलिवाटोव पहले एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में जॉब करता था और जॉर्ज क्रिवानोशेंकोव एक टॉप सीक्रेट सोवियत न्यूक्लियर प्रोडक्शन प्लांट में काम करता था। मिलने वाले रेडियो एक्टिव कपड़े इन दोनों हाइकर्स के ही थे, जबकि बाकी सबके कपड़ों से नॉर्मल क्वांटिटी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले। और वो हाइकर्स जिनके बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे, हो सकता है जब उनको चोटें लगीं और वो अपनी जिंदगी की बाजी लड़ रहे थे तब उन पर जंगली जानवरों ने हमला किया हो। इस हादसे को आज 65 साल गुजर चुके हैं,
10 मेंबर्स के ग्रुप में से सिर्फ यूरी यूडेन बचे थे जिन्होंने एक्सपीडिशन को तबीयत खराब होने की वजह से छोड़ा था। उनकी नेचुरल मौत 76 इयर्स की एज में 27 अप्रैल 2013 को हुई। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। ओके, तो गाइज़ यही था मेरा इस वीडियो पे रिएक्शन। तुम लोग बताओ तुम लोगों को कैसा लगा? मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा और ये मिस्ट्रीज़ वाली तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। इसमें खो गया मैं एकदम वीडियो में, तो क्या हुआ? क्योंकि ये जो उन्होंने बताई ना, ये भी एक तरह से एक थ्योरी है, कोई फैक्ट नहीं है, कुछ चीज़ पता ही नहीं है और कभी कोई बता भी नहीं सकता उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ पता ही नहीं है लोगों को। और उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी, मतलब जो कैमरे भी थे, बट ऐसे मोबाइल नहीं थे जिससे हम कॉल करके बात कर सकें, या ऐसे मतलब जैसे कैमरे तो थे ना, हम फ़ोटो खींच सकते थे, लेकिन फ़ोटो भी ऐसे होंगे ना कि वो फ़ोटो बहुत लंबे स्टोरेज होगा, उस टाइम पे स्टोरेज कम होता होगा, तो इस वज़ह से वो चीज़, और है भी कितनी पुरानी बात। तो हो सकता है। बाकी वीडियो कैसी लगी तो बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे आके ज़रूर फॉलो कर लेना। और तुम लोग बताना तुम लोगों को ऐसी देखनी वीडियो पसंद है और कैसे टाइप की पसंद है, उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय।